भी बुरा था। फिर आमिर का भाई और कज़न भी कोशिश करते हैं मगर बाइक स्टार्ट नहीं होती। उस दौरान आमिर दोनों हाथ जेब में डालकर चंद कदम पीछे हट जाता है और इधर उधर देखने लगता है। अब यहाँ एक बात काबिल जिक्र है कि आमिर की फुप्पी का घर एक मैदान नुमा खुले इलाके में है जहाँ काफी दरख्त मौजूद हैं। उनमें दरख्त बहुत बड़ा, घना और पुराना था जिसकी बेलें जमीन तक लटक रही थी। अचानक आमिर की नजर उसी बड़े दरख्त के पीछे की किसी पर पड़ती है। उसे ऐसे लगता है जैसे कोई कोड़ा सा झुका हुआ आदमी वहां खड़ा हो। जब वो गौर से देखता है तो सहम जाता है। वो देखता है कि वहां एक अजीब मखलूक खड़ी है जिसके बाल उलझे हुए, आंखें गोल्फ बॉल जितनी बड़ी, रंग बिल्कुल काला और हाथ लंबे लंबे थे। वो मुसलसल आमिर को घूर रहा था। आमिर घबरा कर फौरन चीख कर कहता है, वो देखो उस दरख्त के पास। जब सब उसकी तरफ देखते हैं तो वो मखलूक गायब हो चुकी होती है क्योंकि आमिर आमतौर पर मज़ाहिया मिजाज का इंसान था। इसलिए उसके भाई और कजन ने इसकी बात को मजाक समझा और ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इतने में बाइक अचानक स्टार्ट हो जाती है और ये दोनों भाई फौरन वहां से रवाना हो जाते। थोड़ा सफर तय करते ही जंगल शुरू हो जाता है। थोड़ा दूर जाने के बाद आमिर के गाल और कान से एक ठंडी हवा का झोंका गुजरता है। उसने फौरन पढ़ाई शुरू कर दी। यहाँ एक बात बताता चलूं कि आमिर को जिन्नात वगैरह के बारे में थोड़ी बहुत मालूमात थी। उनकी इकसाम, इनके नाम वगैरह जानता था, इसलिए उसने दम दरूद शुरू कर दिया। आगे बढ़ते हुए आमिर के बाएं तरफ एक वीरान अपार्टमेंट दिखाई देता है। उसकी नजर फौरन उस अपार्टमेंट की पहली मंजिल पर जाती है जहां एक आदमी फांसी पर झूल रहा था। वो अपने भाई को देखने को कहता है। उसका भाई भी देखता है लेकिन वहां कोई नजर नहीं आता। जैसे कि मैंने बताया, आमिर को मजाक करने की आदत थी, इसलिए उसका भाई कहता है कि ऐसी जगहों पर मजाक मत करो, ये मुनासिब नहीं। आमिर कस्में खाता है मगर उसका भाई तवज्जो नहीं देता। थोड़ी दूर जाते ही उनकी बाइक फिर बंद हो जाती। अदनान भाई, रात का वक्त था और जंगल। अब आमिर को खौफ आने लगा लेकिन उसका भाई नहीं डरा। वो बाइक को किक और सेल्फ से स्टार्ट करने की कोशिश करता रहा। आमिर पढ़ाई में मसरूफ था कि अचानक उसके पास से कोई सियासत साया सड़क पार करके सामने जंगल में चला जाता। वो जो भी था कुछ पल का मंजर था। आमिर ये सब देखकर फिर बोलता है लेकिन उसका भाई जो पहले ही बाइक की वजह से गुस्से में था आमिर को डांटता है। आमिर भी खामोश हो जाता है। सामने झाड़ियों में कुछ हरकत दिखाई देती है। कोई इधर जा रहा होता है, कोई उधर। आमिर बहुत डर जाता है। फिर झाड़ियों से एक साया निकलकर सामने आता है। ये वही साया था जिसे आमिर ने अपनी फूफो के घर से बाहर देखा था। वो झाड़ियों से निकलकर रोशनी की तरफ आता है। अदनान भाई, असली खौफ क्या होता है आमिर ने उस दिन पहली बार जाना। जैसे ही वो रोशनी में आता है आमिर ने उसे देखा। उसकी शक्ल किसी शैतान की तरह थी। सर पर दो छोटे छोटे सींग, लंबे बाल, दांत किसी जानवर जैसे जो मुंह से बाहर निकले हुए हो, हाथ लंबे और पतले, और वो आमिर को घूरने के साथ साथ गुर्रा भी रहा। आप यकीन नहीं करेंगे कि उसके हाथ में एक इंसान का कटा हुआ हाथ था जिसे वो वहीं खा रहा था। उसके गुर्राने की आवाज बयान से बाहर। फिर आमिर ने फौरन जोर जोर से पढ़ाई शुरू कर। हैरत की बात यह है कि ये सब कुछ जो उसके साथ हो रहा था उसका भाई इससे बिल्कुल अनजान था। आमिर बुलंद आवाज से आयात पढ़ने लगा। जब उसका भाई उसे देखता है तो शायद उसे भी लगता है कि आमिर मजाक नहीं कर रहा। फिर वो साया गायब हो जाता, उसकी बाइक भी स्टार्ट हो जाती और वो फौरन वहां से निकल जाते हैं। तकरीबन रात के 1 बजे वो घर पहुंचते हैं। उसका भाई तो ठीक था लेकिन आमिर की हालत बहुत खराब हो जाती है। सुबह होती है आमिर को शायद बुखार होता है। अदनान, वो 2 दिन तक बीमार रहे। उन
2 دنوں میں جو آخری رات تھی وہ بہت خراب گزری۔ عامر کی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کی اور دل میں آیات پڑھنے لگا۔ اچانک اس کا بھائی کمرے میں آ گیا۔ اسے نہیں پتا کیسے، لیکن اس کی آواز واپس آ گئی۔ بھائی نے اسے پانی دیا اور پھر عامر نے سارا واقعہ بیان، وہ سب کو بلا کر لایا۔ عامر پر دم کیا گیا۔ اس کا بڑا بھائی اس کی حالت دیکھ کر اس کے پاس ہی سو گیا۔ صبح ہوتے ہی عامر کے والد کسی جاننے والے سے مل کر ایک عامل کے پاس جاتا۔ اس عامل کا نام کامل تھا اور وہ بغیر پیسے لیے کام کرتا تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ بہت مصروف رہتا تھا، آسانی سے ملتا بھی نہیں تھا۔ جیسے تیسے ملاقات ہوئی۔ والد نے سارا واقعہ بیان کیا۔ اگلے دن شام 4 بجے کے قریب وہ عامل کے پاس گئے۔ راستے میں عامر بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو عامل کے پاس تھا۔ عامل اس پر دم وغیرہ کر رہا تھا۔ اس نے بیان کیا کہ عامر پر ایک آدم خور جن، جسے شاید غول کہتے ہیں، وہ حاوی ہے، لیکن اچھی بات یہ تھی کہ وہ پوری طرح اس پر قابض نہیں ہوا تھا۔ پھر عامل نے کچھ تعویذ اور آیات دی پڑھنے کے لیے۔ کچھ دن اچھے گزرے، پھر عامر دکان جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ پہلے منع کر رہا تھا، لیکن اس نے سوچا کہ گھر پر بھی کیا کرے گا۔ اسے تسلی دی کہ اب کچھ نہیں ہوگا، لیکن عدنان بھائی اس کا یہ اندازہ بالکل غلط نکلا۔ وہ دکان گیا، گھڑی وغیرہ ٹھیک کی، مغرب کا وقت ہو گیا۔ ویسے بتا دوں کہ وہ دکان عشاء سے پہلے بند کرتا ہے۔ خیر کام مکمل کر کے دکان کے باہر آیا، اور جیسا کہ اس نے کہا تھا اس کا اندازہ جھوٹا نکلا۔ اس نے سامنے والی دکان کے اوپر والے گھر کی بالکنی میں ایک سایہ دیکھا جو پھیلتا ہی جا رہا تھا۔ عامر کے جسم میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ وہ دکان چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا، اور دکان میں اس کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ پھر پڑھنے لگا، جو بھی آیات یاد تھی پڑھنے لگا، لیکن عامر کی بتائی آیات بھول گیا۔ آنکھیں بند کر کے دکان کے کونے میں جا کر بیٹھ گیا اور انتظار کرنے لگا کہ وہ سایہ کب اندر آئے گا۔ کبھی دونوں ہاتھوں کے بیچ سر ڈال دیتا، کبھی سر اٹھا کر دیکھتا۔ دل میں خوف کا طوفان برپا تھا۔ اس نظر بس دکان کے داخلی دروازے پر تھی کہ کب وہ آ جائے۔ پھر آس پاس جو پاس کے دکان والے ہیں وہ آتے ہیں، کیونکہ انہوں نے کچھ پڑھ کے اندر جاتے ہوئے اسے دیکھ لیا تھا، اور ویسے اس حالت میں دیکھ کر اس کے والد کو فون کرتے۔ والد پر خوف اس قدر طاری تھا کہ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ خیر پھر لگ بھگ آدھے گھنٹے کے بعد اس کے والد آتے ہیں۔ وہ تب تک دکان بند کر کے پاس کی دکان والے چچا، جن کا نام عبد الکریم تھا، ان کے پاس بیٹھا تھا، گھبرایا ہوا، ڈرا ہوا۔ عدنان بھائی یہ بات سننے میں اتنی ڈراؤنی نہ لگے، لیکن اس کی جو اس وقت حالت تھی وہ وہی جانتا تھا۔ بہرحال اس کے والد اسے گھر لے گئے، پڑھ کر دم کیا۔ پھر اگلے دن اسی عامل کے پاس لے گئے۔ انہوں نے اس سے پہلے ہی سوال یہ کیا تھا کہ میں نے جو علم کرنے کو کہا تھا کیا وہ کیا تھا یا نہیں۔ یہاں میں بتا دوں کہ عامل نے اس وقت ایک عمل بھی دیا تھا کرنے کو، لیکن جب اسے لگا کہ اب کچھ نہیں ہو رہا تو اس نے وہ عمل چھوڑ دیا، بالکل ادھورا۔ اور جب عامل نے یہ پوچھا تو اس نے سچ بتا دیا۔ تو انہوں نے اس کے والد سے کہا کہ یہ چیز اب اور زیادہ غصے میں ہے، اب ہمیں کچھ اور عمل کرنے ہوں گے۔ پھر وہ عامل اس کے گھر آتے ہیں اور ہر طرف دیکھتے ہیں۔ عدنان میں اس عامل کو صرف ایک کے بارے میں پتا تھا، لیکن وہ ایک نہیں تھے، 4 تھے۔ پھر اس عامل نے اس پر ایک گول دائرے میں بٹھا اور کچھ پڑھنے کو دیا، اور یہ عمل اسے اکیلے کرنا تھا۔ عامل صاحب گھر کے چاروں طرف کچھ حصار باندھ رہے تھے تاکہ جو کوئی بھی ہے وہ باہر نہ جائے اور یہی ختم ہو جائے۔ وہ ایک کمرے میں اکیلا بیٹھا تھا۔ اس ساتھ عجیب عجیب حرکتیں شروع ہو گئی۔ خیر عامل نے اسے پہلے ہی بول دیا تھا کہ یہ سب ہوگا، تو وہ جانتا تھا۔ خیر وہ پڑھ رہا تھا، تبھی اس کے آس پاس سائے ادھر سے ادھر جمع ہونے لگے۔ کبھی کوئی کان میں پھونک مارتا، کبھی اس کی اسٹڈی ٹیبل، اس کا کمپیوٹر سسٹم نیچے گر جاتا۔ یہ ساری حرکتیں شروع ہو گئی۔
लेकिन उसने पढ़ाई जारी रखी। आबिल भी पढ़ाई कर रहे थे। वो पानी चारों तरफ छिड़क रहे थे। उसे इस बात पर यकीन नहीं आता कि जब ये आते हैं तो लाइट बंद और फिर खुद ब खुद चलती है, लेकिन उस वक्त यही हो रहा था। आबिल पानी छिड़क रहे थे और चीखने की आवाजें कभी इधर से कभी ऊपर से हर तरफ से आ रही थी। हालांकि उसके और आमिल के अलावा घर में कोई नहीं था, यहाँ तक कि उसके वालिद भी नहीं थे। यह अमल इसे और आमिल को ही करना था। बहरहाल होता यूं है कि जब ये सब हो रहा था तो अदनान वो खुद देखने वाला था। आमिल साहब सामने वाले हॉल में ही अमल करने रहे थे। उसने देखा कि हर तरफ से काले स्याह साए एक कोने में आकर जमा हो गए और वो आमिल उन पर लगातार पानी छिड़क रहा था। वो अपने साथ एक हरी बोतल भी लाए थे जिस पर एक सफेद कपड़ा बंधा हुआ था। फिर अदनान भाई उसकी आंखों के सामने वो साए गायब हो गए। फिर आमिल बोतल पर कुछ पढ़ने लगे, दम वगैरह किया और थोड़ी देर बाद ये सब खत्म हो गया। वो घर जहाँ कुछ वक्त से दम घुटता था वहां अजीब सा सुकून आ गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। नॉर्मल हवा में जो घुटन थी वो सब खत्म हो गई। खैर आमिल ने उसके वालिद को बुलाया और वो बोतल देखकर कहा इसे दफना दो। ऐसी जगह हो जहाँ बोतल खोदे जाने का, किसी के आने जाने का कोई खतरा ना हो, और दफनाने के बाद सीधा आ जाना, चाहे कोई भी आवाज दे, लेकिन जाना आधी रात को ही। फिर उसके वालिद के साथ उसका बड़ा भाई भी गया और वो बोतल उसने ले ली और वो तैयार था। खैर रात हुई, वो निकला, वो बाइक पर था। उसने वो बोतल एक सुनसान इलाके में दफना दी और जब वो पीछे मुड़ा तो उसके पीछे सरगोशियां शुरू हो गई, जैसे वो सिर्फ बोतल के दफन होने का ही इंतजार कर रही थी। उसके भाई का दिल तो पहले ही मजबूत था, उसने और मजबूत कर लिया और आगे बढ़ता रहा। बाइक सड़क पर थी। वो बताते हैं कि जैसे ही मैंने बोतल गाड़ी, मेरे पीछे से सरगोशियां शुरू हुई। कोई आवाज देता बचा लो, कोई नाम पुकार रहा था, कभी मेरे भाई का, कभी उस आमिल की आवाज में। मैं अंदर से लरस गया, जैसे दर्द के मारे फट जाते हैं। उसके कदम जल्दी से आगे बढ़े और बस बाइक तक पहुंच गए। उस वक्त एक ही आवाज थी कि बस बाइक तक पहुंच जाऊं। अदनान उसके भाई की उस वक्त क्या हालत थी बस वही जानता था। खैर वो घर आया। फिर हमने ये नहीं पूछा कि बोतल कहाँ है, ये पूछा कि क्या हुआ था। उसके बाद से ऐसा कुछ उसके साथ नहीं हुआ। उसने अपनी फूफो को भी नहीं बताया क्योंकि उसकी आदत थी कि अगर हम ये बोलते तो वो समझते कि ये सब उनकी वजह से हुआ है। उसके बाद सब कुछ खामोश हो गया। बहरहाल ये थी मेरे दोस्त की कहानी। अगर पसंद आया तो लाजमी शेयर करिएगा। बहुत शुक्रिया आपने स्टोरी हमसे शेयर की। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की स्टोरीज आपको पसंद आई होंगी। स्टोरीज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल को नोटिफिकेशन ऑन कर लें। इससे होगा ये कि आप मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे और मेरी स्टोरीज की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाया करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मुझे तो इजाजत।